आज हम लोग मलेरिया रोग के बारे में जानेंगे। मलेरिया रोग प्रोटोजुआ के एक सदस्य प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। यानी मलेरिया रोग का परजीवी प्लाज्मोडियम होते हैं, जो प्रोटोजुआ का एक सदस्य है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। यानी मादा एनोफिलीज मच्छर को मलेरिया का रोग वाहक कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम परजीवी जो होते हैं, इसका जीवन चक्र दो पोषकों में, दो होस्ट में पूरा होता है, जिसमें प्रथम होस्ट मादा एनोफिलीज मच्छर और द्वितीयक पोषक मानव होते हैं। यानी प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छर के लार में पाया जाता है, और जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी मानव को काटती है, तब उसके लार में उपस्थित प्लाज्मोडियम परजीवी मानव के ब्लड में प्रवेश कर जाता है और रक्त परिसंचरण के माध्यम से ये प्लाज्मोडियम मानव के लीवर में पहुंच जाता है। फिर ये प्लाज्मोडियम लीवर में पहुंचकर मानव के आरबीसी को नष्ट करने लगता है। जब आरबीसी नष्ट होने लगता है, तब हीमोग्लोबिन जो है टूटने लगता है और टूटकर एक विषाक्त पदार्थ हीमोजोइन का निर्माण करता है। ये जो हीमोजोइन है, हीमोजोइन के प्रभाव से ही मानव को कंपन के साथ बुखार आता है, और कंपन के साथ बुखार आना ही मलेरिया कहलाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो होते हैं, इसके मुख्यतः 4 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से नंबर 1 है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होते हैं, इनसे जो बुखार उत्पन्न होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो बुखार उत्पन्न होता है, उसे बिनाइन टर्सियन बुखार कहते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से उत्पन्न होने वाले बुखार को बिनाइन टर्सियन फीवर कहते हैं, जो 48 घंटे में दोहराता है। इसका उद्भव काल जो होता है, वह 10 दिनों का होता है। दूसरा है इसकी प्रजाति प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इसके द्वारा जो बुखार उत्पन्न होता है, उसे क्वार्टर्न फीवर कहते हैं। यानी प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा जो फीवर उत्पन्न होता है, उसे क्वार्टर्न फीवर कहते हैं, जो 72 घंटे में दोहराता है। और इसका उद्भव काल जो है 27 से 37 दिनों का होता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा उत्पन्न बुखार ये सबसे खतरनाक होता है। इसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो प्रजाति है, इससे उत्पन्न बुखार को मैलिग्नेंट फीवर या मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, जो अनियमित रूप से दोहराते रहता है। इसका उद्भव काल 10 दिनों का होता है। चौथा है प्लाज्मोडियम ओबले। प्लाज्मोडियम ओबले द्वारा उत्पन्न बुखार को माइल्ड टर्सियन फीवर कहते हैं, जो प्रत्येक 48 घंटे में दोहराता है। इसका उद्भव काल 14 दिनों का होता है। अब ये जो उद्भव काल है, ये उद्भव काल क्या है? तो शरीर में रोगाणु प्रवेश करने से लेकर रोग लक्षण प्रदर्शित होने तक के समय को उद्भव काल कहते हैं।
उद्भव काल कहने का स्पष्ट मतलब हुआ कि शरीर में रोगाणु प्रवेश करने से लेकर रोग लक्षण प्रदर्शित होने तक का जो समय होता है उसको कहते हैं उद्भव काल कहते हैं। ठीक है। अब स्पष्ट सबको मालूम है कि मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर को कहते हैं और इसके जो परजीवी होते हैं मलेरिया के वो प्लाज्मोडियम होते हैं। और अभी हम लोग जाने हैं कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषकों 2 होस्ट में पूरा होता है, जिसमें प्रथम होते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर और द्वितीयक होता है मानव। यानी प्रथम पोषक प्लाज्मोडियम परजीवी के लिए प्रथम पोषक मादा एनोफिलीज मच्छर और द्वितीयक पोषक मानव होते हैं। अब मलेरिया रोग जो होता है, मलेरिया रोग में कंपन के साथ बुखार आता है हीमोजोइन के कारण, है ना। तो मलेरिया रोग के मुख्य लक्षण होते क्या है? तो मलेरिया रोग के मुख्य लक्षण इस प्रकार है। इस रोग का सबसे प्रमुख लक्षण है कि कंपन के साथ बुखार आना। कंपन के साथ बुखार आना इस रोग का सबसे प्रमुख लक्षण है। पूरे शरीर की मांसपेशियों में असहनीय दर्द होना, आरबीसी के नष्ट होने से एनीमिया होना, आरबीसी तेजी से नष्ट होने लगता है जिससे खून की कमी होने लगती है। खून की कमी होना ही एनीमिया कहलाता है। आरबीसी के अत्यधिक नष्ट होने से प्लीहा स्प्लीन का आकार बढ़ जाना। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं स्प्लीन को, और जब आरबीसी तेजी से नष्ट होगा तो वह स्प्लीन में जाके जमा होने लगता है, जिसके कारण स्प्लीन का आकार प्लीहा का आकार बड़ा हो जाता है। इस रोग में मरीज को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रथम अवस्था ठंड अवस्था है, प्रथम ठंड अवस्था, द्वितीयक गर्म अवस्था तथा तृतीयक पसीना अवस्था। यानी मरीज को सबसे पहले अत्यधिक ठंड लगती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, और फिर कुछ समय के बाद गर्मी लगने लगती है, और फिर गर्मी के बाद पूरा शरीर पसीना से भीग जाता है। तो हम कहेंगे इस बीमारी में मरीज को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, ठंड अवस्था, गर्म अवस्था और पसीना अवस्था। इस रोग में एक निश्चित समय पर जो है बुखार दोहराता है। बुखार बराबर एक निश्चित समय पर रिपीट करते रहता है। इसके अलावा भी इसमें लक्षण होते हैं जैसे सिर में दर्द होना, भूख कम लगना, कब्ज होना एटसेट्रा। नियंत्रण क्या है इसके? मलेरिया रोग का नियंत्रण को जानेंगे। मलेरिया रोग के नियंत्रण के लिए अभी तक कोई ठोस वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ। मीन्स अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बने हैं जिसके ले लेने से मलेरिया नहीं होगा, है ना। तो मलेरिया रोग के नियंत्रण के लिए अभी तक कोई भी ठोस वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस रोग के इलाज में सबसे उपयोगी दवा कुनाइन है। कुनाइन है जो सिनकोना पौधा के छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना पौधा के छाल से कुनाइन प्राप्त होता है जो मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में है के वैज्ञानिकों ने आर्टीथर नामक प्लांट से आर्टिसिमिया नामक पदार्थ निकाले। आर्टिसिमिया नामक पदार्थ निकाले जो मलेरिया के इलाज में उपयोगी है। इसके अलावा
और भी कई तरह से जो है सो मलेरिया का जो है उपचार किया जाता है, लेकिन ये दो तरीके जो हैं सबसे अधिक कारगर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कारगर है कुनैन, जो सिनकोना पौधा के छाल से प्राप्त होता है। रोकथाम, मलेरिया रोग का रोकथाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। तो इसके रोकथाम के लिए घर के आसपास के गड्ढों में समय समय पर केरोसिन तेल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे मच्छर को सांस लेने में कठिनाई होगी और उसकी वृद्धि रुक जाएगी। घर के आसपास के जंगलों एवं झाड़ियों को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। आसपास के जो जलाशय हैं, उस जलाशय में मच्छर एवं उसके लार्वा को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियाँ पालना चाहिए, जैसे गरई, मांगुर एट्सेट्रा। ये छोटी छोटी मछलियाँ जो है, ये गड्ढे जलाशय में जो के ऊपर मच्छर उसके लार्वा पनपते हैं ना, उसको ये मछलियाँ खा जाती है, जिससे मच्छर के संख्या में जो वृद्धि हो रही है वो रुक जाती है। घर के आसपास समय समय पर डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। डीडीटी एक कीटनाशक रसायन होता है